अगला है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। अगर परमाणु द्रव्यमान कहें या द्रव्यमान संख्या कहें, चीज वही है, इसमें कोई कहने का बस तरीका अलग है ना। अब आते हैं क्या बताया गया कि द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ होता है। अगर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है या द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान निकालना है, चीज एक ही है, कहने का तरीका अलग है। तो उसमें नाभिक में आपको हमने बताया है, रदरफोर्ड मॉडल में, बोर्स मॉडल में हमने बताया था कि पूरे परमाणु का जो भार होता है उसके केंद्र में होता है, और उस केंद्र को हम लोग नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। क्या बोला गया कि अगर किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को हम लोग बोला गया है क्या कि द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या? जेड हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग एन से सूचित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या? द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत तो बोलो। आगे की ओर चलते हैं। ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे चल के काम देगा। जहां पर ए आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान, जेड आपका क्या है? प्रोटॉन की संख्या, और ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा? परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। कोनो दिक्कत नहीं ना? अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। संयोजकता, ये हमने पहले भी बताया है, में भी आप लोग को ध्यान होगा, नहीं होगा फिर भी चलो समझा देंगे। संयोजकता किसे कहते हैं? कितने लोगों को याद है संयोजकता, वैलेंसी? जब हम आप लोग को बता रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 इस तरह के बताए थे, तो उसमें क्या बताए थे? संयोजकता बताए थे, वैलेंसी बताए थे। वैलेंसी क्या होता है पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो बोला गया है बोर-बरी नियम के अनुसार हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्या बोला गया है कि बोर-बरी नियम क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी परमाणु को संतुष्ट होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा या तो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा या तो साझेदारी करेगा। अगर 1 2 3 होगा तो वह क्या होगा? दे देगा। 5 6 7 होगा तो ले लेगा, और अगर 4 होगा तो 4 ले लेगा और 4 दे देगा, यानी कि साझेदारी कर लेगा। ठीक है, बस उसका टारगेट होता है कि वो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरा कर ले। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। आगे चल के देखिए, हर तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त या तत्वों को इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करता है। यानी कि वो या तो देता है या तो लेता है, जो अभी हमने बताया कि वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर। जैसे कि देखो हमारा सोडियम है, इसका सोडियम का परमाणु संख्या अभी बताए थे कि 11। तो देखो इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो पहले 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, 2 8 1 है ना। तो ये क्या करेगा? लेगा कि देगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? देगा। तो ये क्या हो गया? दे दिया। तो क्या हो गया? इसके बाह्यतम कक्षा में क्यों दिया? क्योंकि यह बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसलिए इसने दे दिया। अगर कोई ऐसा भी होगा जैसे क्लोरीन है 2 8
7 होता है। क्लोरीन का अगर निकाला जाए कन्फिग्रेशन इसका 17 होता है, तो 2, 8 और 7 होता है। इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो लेगा कि देगा? लेगा ना। तो ये क्या करेगा? ले लेगा, और ये क्या करेगा? 8 पूरा कर लेगा। अब हमने बताया कि कब लेगा और कब देगा। तो जिसके बातम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो देगा, जिसके बातम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है वो लेगा। ठीक है, दिमाग में रखना है। ठीक है, जो देगा उस पर प्लस चार्ज होगा, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज होगा। सिंपल सा बात समझ लेना है। तो बोला गया ये लेन देन का काम क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, और जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होगा वह किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी परमाणु के बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं तो वो न लेगा, न देगा, न साझेदारी करेगा, यानी किसी भी अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेगा। और अगर वह किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो उसे हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? अगर कोई बोले कि जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे? अक्रिय गैस कहेंगे। वो क्या करता है? तो कुछ नहीं करता है, वो अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आगे की ओर बताया गया कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोष में रखने हेतु जब इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व लेता है या देता है तो इलेक्ट्रॉन की इस संख्या को या लेन देन को हम लोग उसकी संयोजकता कहते हैं, जो हमने बताया था वही। यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन को बातम कक्षा में पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे कि सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी संयोजकता कितनी? 1। क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी संयोजकता कितनी? 1। जितना लेगा उतना ही उसका संयोजकता होगा। ध्यान रखना है क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोष में रखने हेतु इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या को जो लेन देन में उपयोग होता है उसे संयोजकता कहते हैं। यानी कि जो जितना इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा वही उसकी संयोजकता होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक एक ही तत्व के एक ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या बोला गया है? आगे चल के जब 12th में जाओगे, 11th में जाओगे तो ये चीजें पढ़ना होगा। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोकोर, इस तरह से इंग्लिश में पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ना है, हिंदी मीडियम में समझ लेते हैं। क्या बोला गया है कि समस्थानिक क्या होता है? तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। अगर परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु संख्या बराबर लेकिन क्या कहते हैं? द्रव्यमान भिन्न भिन्न। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14। कार्बन 12 का भी क्या कहते हैं? परमाणु संख्या 6 ही होगा, और 14 का भी परमाणु संख्या 6 ही होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया? 12 और 14 हो गया, अलग अलग हो गया ना। तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। कोई दिक्कत? अब समस्थानिक का उपयोग हम लोग देखते हैं। समस्थानिक का उपयोग क्या है भाई, जरा देखते हैं। तो बोला गया है क्या? यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन तौर पर किया जाता है। यूरेनियम का नाम सुने होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम किया जाता है यूरेनियम का। इससे हम लोग क्या करते हैं? तो बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग क्या कहते हैं? वहाँ पर क्या होता है? 239 और 200 कुछ करके 36 या कुछ होता है। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, तो समस्थानिक है। तो उसका उपयोग बोला गया है क्या? कि ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। अलग अलग समस्थानिक बहुत सारा है। जैसे यूरेनियम होता है वो भी समस्थानिक होता है,
यानी कि या यूरेनियम हो, कोबाल्ट हो, आयोडीन हो, सबका परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। तो बोला गया है कि यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और आयोडीन का उपयोग क्या होता है, घेंघा रोग में किया जाता है। अब हम लोग ईंधन तो समझ रहे हैं कि जलाने में काम में आता है, कैंसर तो सब जान रहा है कैंसर क्या होता है। अब घेंघा रोग समझते हो, घेंघा रोग? हाँ, तो अगर कोई खास करके अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे लोग क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी कमी से बच्चे को घेंघा रोग हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। तो उसका उपचार किससे होता है, आयोडीन युक्त नमक से। हम लोग 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो वाला नमक नहीं खाएंगे, जिसमें आयोडीन की मात्रा होगी, वही वाला नमक खाएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है, अन्नपूर्णा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है। लोकल वाला हम लोग नमक नहीं खाएंगे। बात समझ में आया? तो बोला गया है क्या कि आयोडीन का उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। आगे चल के बताया गया क्या कि कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। आगे चल के पढ़ोगे कि तिथि निर्धारण, कार्बन 14 का उपयोग तिथि निर्धारण की विधि में किया जाता है। तिथि निर्धारण क्या होता है? कभी सिनेमा वगैरह में तुम लोग देखे होंगे कि कोई मर जाता है तो उसके हड्डी से, उसके बॉडी से कहता है कि 24 घंटा पहले मरा है, 4 साल पुराना लाश है, 10 साल पुराना लाश है, 100 साल पुराना लाश है, कहता है ना। तो किसकी मदद से निकलता है? कार्बन 14 की मदद से। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। समस्थानिक की कहानी हो गई खत्म। अब आते हैं समभारिक। क्या बोला गया है इसमें, थोड़ा अलग होगा। अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। वहां पर क्या था समस्थानिक में कि परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, तो वो क्या था, समस्थानिक था। समभारिक क्या है कि परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, नहीं, हाँ, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन उसका द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, एक ही हो, तो उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा और परमाणु भार एक हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। आपकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। क्या बताया गया कि अगर आपका परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक हो तो उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। और अगर परमाणु संख्या एक हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज चैप्टर का कहानी खत्म कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना?